हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे रैपिड रिवीजन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चों को बहुत मुश्किल टॉपिक लगता है, तो आज बहुत ही फनी वे में बहुत जल्दी हम रिवाइज करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो, हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हम पूरी फिजियोलॉजी का रैपिड रिवीजन बना चुके हैं एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप नोट्स खोल के और रैपिड रिवीजन करेंगे तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि रैपिड रिवीजन में सारे टॉपिक अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये वन शॉट वीडियो जो है ऐसी होगी कि आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। और आपके बेनिफिट के लिए, आपके एग्जाम के बेनिफिट के लिए मैंने पीबीक्यू भी सेपरेट एक रैपिड रिवीजन बनाई है, जिससे बचा हुआ अप्लाइड पार्ट भी कवर हो जाता है। तो कंप्लीट फिजियोलॉजी में आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कंप्लीट रैपिड रिवीजन कोर्स आप अगर परचेज करते हैं तो, ठीक है। बाकी रैपिड रिवीजन अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम का करेंगे हम, ठीक है, जिसमें हम मोस्टली आपके जो टेक्स्ट बुक्स हैं जैसे गाइटन हो गई, गेनोंग हो गई, ठीक है, एकेजन हो गई, इन सबको कवर करके नोट्स बनाए हैं और 100% प्रूवन है ये कि आपको टॉप करने में हेल्प करेंगे। तो आप एवरेज स्टूडेंट नहीं बल्कि बेस्ट स्कोरर बनेंगे अगर आप इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो आंसर देखिए कैसे प्रेजेंट किया हुआ है, उसी तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हम कैसे करेंगे परफॉर्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो चलो शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले एनाटॉमी देख लेते हैं, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। आप चाहे पैरामेडिकल हो, बीपीटी हो, बीडीएस हो, एमबीबीएस हो, ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल होगी। तो मोस्टली फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पूछा जाता, बट फिर भी जस्ट टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इन अपर एयरवे, नोज, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, अबोव वोकल कॉर्ड एंड लोअर एयरवे जिसमें ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स यानी एल्विलाई तक, ठीक है। तो इसके लिए आपको ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री आना चाहिए, ठीक है। ट्रैकिया जो कि 0 जनरेशन है वो आगे जाके डिवाइड होता है फर्स्ट ब्रोंकस में, फर्स्ट जनरेशन ब्रोंकस बोलते हैं उसे, ठीक है। फिर फर्दर डिवाइड होता है, फर्स्ट वाला जो है आगे डिवाइड होता है उसे बोलते हैं सेकंड ब्रोंकस। तो इस तरीके से सेकंड जो है वो लोबार ब्रोंकस होता है, फिर सेगमेंटल, ठीक है। तो लोब्स जो होते हैं, लोब्स लंग्स के, उनमें जो डिवीजन आ जाती है वो लोबार हो जाएगा, फिर उसके सेगमेंट हो जाएंगे, सेगमेंटल ब्रोंकस। तो इस तरीके से फर्दर जनरेशन बोलते हैं हम, ये बहुत सारे डिवीजन, अप्रोक्स 23rd डिवीजन होते हैं तो उन्हें जनरेशन बोलते हैं। तो 16th डिवीजन तक जो है वो कोई एल्विलाई नहीं होते, आप देख रहे हो छोटे छोटे एल्विलाई आना शुरू हो जाते हैं। तो 16th जनरेशन तक कोई एल्विलाई नहीं होते। तो यहाँ तक जितनी एयर होती है वो जो एक्सचेंज है उसमें टेक पार्ट नहीं करती, उसका पार्ट नहीं होती, इसीलिए उसको बोलते हैं डेड स्पेस, ठीक है। तो 16th के बाद जो है वो एल्विलाई अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ओके। उसके बाद लास्ट में आती है एल्विलर डक्ट और फिर एल्विलर सैक एंड एल्विलाई। इसे 23rd जनरेशन तक हमारा एल्विलर सैक जो है स्टार्ट हो जाता है। तो ये था हमारा ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री। पैरामेडिकल वगैरह में ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री पे क्वेश्चन आ सकता है, कभी शॉर्ट नोट आ सकता है। अच्छा, एल्विलाई में सेल्स होते हैं टाइप 1 फ्लैट सेल्स जो कि कवर करते हैं 95% ऑफ एपिथेलियल सरफेस एरिया ऑफ एल्विलाई, और टाइप 2 होते हैं थिक ग्रैनुलर सेल्स जो कि 5% होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं एट एंगल ऑफ एल्विलाई, दे कंटेन इंक्लूजन बॉडीज। अब इसमें फैगोसिटिक सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, पैम बोलते हैं, पल्मोनरी एल्वियुलर मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो इम्यूनिटी का काम यहाँ कर रहे होते हैं ये। अब देखो, रेस्पिरेशन तो हम सब पढ़ते हैं, बट कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या होता है और रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या होता है लंग्स का। तो सबको पता है भाई, फंक्शन ऑफ लंग अगर सेपरेटली आता है तो दोनों लिखेंगे, और अगर नॉन रेस्पिरेटरी आता है तो आप क्या लिखेंगे वो दिखाना चाह रही हूँ बस मैं। रेस्पिरेटरी फंक्शन सबको पता है, लंग्स सर्व एज ऑर्गन ऑफ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एटमोस्फेयर। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए यूज करते हैं हम, इसका बेनिफिट है बिटवीन एल्विलाई एंड कैपिलरी, ठीक है। और यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय टिश्यूज एंड CO2 प्रोड्यूस जो है वो एक्सेल करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ लंग्स। तो रेस्पिरेटरी फंक्शन तो कोई भी नहीं पूछेगा, है ना, डायरेक्टली एक्सचेंज पूछेंगे या तो। नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन सेपरेटली पूछ लिए जाते हैं, जो मेजर फंक्शन होता है उसके अलावा, राइट। तो नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या होते हैं, तो उसमें आप लिखेंगे पहले तो है AC, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है यहाँ पे, विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 एंड हेल्प इन रास मैकेनिज्म ऑफ लॉन्ग टर्म BP रेगुलेशन, ठीक है। यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ फॉस्फेटाइलकोलिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। तो अल्टीमेटली आप बस AC याद रखना, एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करता है। पल्मोनरी वेसल्स एक्ट एज कैपेसिटेंस वेसल्स, ठीक है, विच कैन अकोमोडेट 200 to 900 ml ब्लड। 18% कार्डियक आउटपुट को वो
अकोमोडेट कर सकती है इफ रिक्वायर्ड। मोर देन 30 to 50 माइक्रोमीटर पार्टिकल्स आर फिल्टर्ड वाया नोज, 5 to 10 माइक्रोमीटर रीचेज कंडक्टिंग जोन। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन का भी काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज इनेट इम्यूनिटी। अब जैसे गोबलेट सेल, सीलिएटेड सेल्स हो गए, IgA सर्फेक्टेंट हो गया वहां पे। ठीक है, उसके अंदर भी इम्यूनिटी के लिए होता है हमारा, प्रोटीन्स होते हैं कुछ। ठीक है, म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर एक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीलियास प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से कफ रिफ्लेक्स आता है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स और मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। टॉन्सिल्स एंड एडिनोइड प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, फॉर डिफेंस मैकेनिज्म। पैम हमने पढ़ लिया, पल्मोनरी एल्वेलर मैक्रोफेजेस, तो मैक्रोफेजेस का तो काम ही है ये। ठीक है, उसके अलावा जो फंक्शंस हैं वो हैं कि 400 ml वाटर इज लॉस्ट थ्रू लंग्स पर डे। ये जस्ट स्टेटमेंट है, स्पीच के लिए हमारे लिए जरूरी होते हैं। स्पीच के लिए, मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड के लिए, हमारा स्पीच प्रोडक्शन के लिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर करता है ये। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करता है, और हिपैरिन सिक्रेशन, मास्ट सेल है ना यहाँ पे, तो हिपैरिन सिक्रेशन। तो ये तो थे सिंपल जस्ट इंट्रोडक्शन। अब हम आ रहा था पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे करना है, तो फटाफट से देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जानना चाहिए पहली बात तो लंग्स और चेस्ट वॉल जो है दे आर सेपरेटेड बाय प्लूरल कैविटी हैविंग 2 लेयर्स। ठीक है, आउटर पैराइटल प्लूरा होता है और इनर विसरल प्लूरा जो लंग्स के चिपका होता है। ठीक है, बीच में जो फ्लूइड होता है उस कैविटी में उसे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, जो कि 15 to 20 ml होता है। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया कि लंग्स हैं, उसके बाहर एक कवरिंग है, एक थैली की तरह 2 लेयर हैं जिसके अंदर फ्लूइड है, और बाहर जो है चेस्ट वॉल है। ठीक है, अब हमें देखना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम कैसे समझेंगे, कैसे लिखेंगे। तो परफॉर्मेंस भी जरूरी है, तो लिखना बता रही हूँ मैं पहले। इस तरीके से लिखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इंक्लूड्स मसल ऑफ रेस्पिरेशन का क्या होता है, प्रेशर चेंजेस कैसे होते हैं, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी। ठीक है, तो मसल कौन कौन सी इंक्लूडेड होती हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन वो बताना है। ठीक है, इंस्पिरेशन क्या होता है, टेकिंग एयर इनटू द लंग्स, एंड एक्सपिरेशन होता है एक्सहेलिंग एयर आउटसाइड। ठीक है, इंस्पिरेशन अकर वाया एक्टिव प्रोसेस, एक्सपिरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस होता है। ओके, पहले देख लेते हैं मसल कौन कौन सी इन्वॉल्व है। तो मसल हम इंस्पिरेशन पे फोकस करते हैं, एक्सपिरेशन तो पैसिव प्रोसेस है ही। मसल ऑफ इंस्पिरेशन, उसके लिए क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंस्पिरेटरी मसल इंक्रीजेज द इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम। ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन सी मसल है, पहले है डायफ्राम, डोम शेप होता है। इट फॉर्म मस्कुलो टेंडनस डिवीजन बिटवीन थोरैक्स एंड एब्डोमन। इट चेंजेस द इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम बाय 75%। मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर हमारा डायफ्राम ही होता है, जो 1.5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक की मूवमेंट करके और डीप इंस्पिरेशन करा सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, जैसे रिब्स है उसके बाहर की तरफ। ठीक है, जैसे मान लो ये एक रिब है, तो इसके एक अंदर की तरफ ऐसे होगी लेयर, वो इंटरनल इंटरकोस्टल होगी, और एक बाहर की तरफ होगी ऐसे शीट की तरह, तो वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होगी। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जब बाहर वाली मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो रिबकेज जो है डायमीटर चेंज होगा, बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा चेस्ट कैविटी का। अंदर वाली अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वो कम होगा, राइट। तो इंस्पिरेशन में इसीलिए कौन से वाली चाहिए, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल चाहिए, जो कि आउटसाइड होती है रिब केज के। ठीक है, अब इनकी मूवमेंट जो क्या होती है, ये होती है इस तरीके से अरेंज, इस तरीके से, मतलब डाउनवर्ड अरेंज होती हैं और आगे की तरफ अरेंज होती हैं फॉरवर्ड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे फिर इनका जो मसल होती है चेस्ट को मूव करती हैं वो आगे की तरफ, मतलब डायमीटर चेंज हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे की तरफ नीचे की तरफ अरेंज है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये चेस्ट को ऐसे उठा देंगी आगे की तरफ। तो ऑन कॉन्ट्रैक्शन देयर इज फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ओके, तो आपको कैसे बताना है, आपको जस्ट नेम लिखना है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे कि चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम कैसे चेंज होती है। ओके, वॉल्यूम वही चीज जो अब हमने पढ़ी है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्या करते हैं, उसी से हम जानेंगे यहाँ पे कि कैसे चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम जो है वो चेंज होती है। तो वो हम लिखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी 2 तरीके से होती है, पंप हैंडल मूवमेंट, बकेट हैंडल मूवमेंट। पंप हैंडल मूवमेंट, हैंड पंप आपने सुना हो, हैंड पंप ऐसे ये बरीड होता है और इससे इसकी मूवमेंट से पानी निकलता है यहाँ से। ठीक है, इसके ऐसे मूवमेंट से, रिब से। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इस हैंडल को हम अज्यूम करते हैं कि हमारी जो रिब्स है ना, रिब्स वो है हैंडल। तो रिब्स जो है वो इंटरकोस्टल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वो ऊपर की तरफ चेस्ट जो है ऐसे मूव होती है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, पहले चेस्ट कैविटी थी ऐसे, डाउनवर्ड मूवमेंट थी रिब्स की, रिब्स इस तरीके से अरेंज थी,
फिर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो रिब जो है ऐसे थी वो ऐसे हो गई, राइट। तो इसको बोलते हैं हैंड पंप की तरह मूवमेंट है ये, ओके। तो ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो इस तरीके से रिब्स जो है ऐसे हो गई, तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो बढ़ गया, राइट। तो पंप हैंडल मूवमेंट होती है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को बढ़ाने के लिए। अब एक चेस्ट कैविटी का एंटीरियर पोस्टीरियर तो बढ़ गया, व्हाट अबाउट लेटरल? वो करता है हमारा बकेट हैंडल। उसमें क्या है, हम वर्टिब्री और रिब्स ये हम देख लें कि बकेट का स्टार्टिंग पार्ट है, और रिब्स जो है ये हमारा मैन्यूब्रियम है और ये रिब्स हैं, तो ये वर्टिब्री है। तो जो रिब्स हैं ये एक बकेट के हैंडल की तरह काम कर रहे होते हैं, मतलब आगे का डायमीटर तो बढ़ गया, ये तो हमने पंप हैंडल में देख लिया। अब बकेट की तरह काम कर रहे होते हैं दोनों रिब्स, और जैसे बकेट के हैंडल को उठाते हैं ऐसे ऐसे करके, पहले रिब्स ऐसे थी और फिर ऐसे हो गई, ठीक है। ये हैंडल था, ये जब ऊपर उठाया तो ये सीधा हो जाएगा इस तरीके से, तो ये ट्रांसवर्स डायमीटर भी बढ़ जाता है इस तरीके से, ठीक है। इंक्रीज इन ट्रांसवर्स डायमीटर, जिसमें हम जो बकेट है, बकेट के जॉइनिंग पार्ट जो है वो हम एंटीरियर और पोस्टीरियर होते हैं, ओके। तो समझ आया, इस तरीके से चेस्ट मूव हो रही होती है। यहाँ पे चेस्ट ने एंटीरियर पोस्टीरियर इंक्रीज कर दिया और यहाँ पे ट्रांसवर्स इंक्रीज कर दिया, तो इस तरीके से वॉल्यूम चेंज हो गई चेस्ट कैविटी की, ओके। डीप इंस्पिरेशन के लिए एक्सेसरी मसल्स यूज होती हैं हमारी, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड और स्कैलिन, ठीक है। मसल्स ऑफ एक्सप्रेशन, मसल एक्सप्रेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है, तो वैसे मसल यूज नहीं होगी। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल यूज होती हैं जब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो फोर्सफुल करना हो, ठीक है। तो आप इतना इंट्रोड्यूस करेंगे, इतना काफी है। नेक्स्ट है प्रेशर चेंजेस। प्रेशर चेंजेस, दो टाइप के प्रेशर हैं जो हमें बताने हैं, इंट्राप्लूरल और इंट्रापल्मोनरी। इंट्राप्लूरल, प्लूरा के अंदर अब नेगेटिव प्रेशर हमेशा होता है -2, है ना। वो होता क्यों है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि लंग्स अपनी तरफ खींच रहे हैं और चेस्ट वॉल अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि दोनों इलास्टिक स्ट्रक्चर हैं, जिसकी वजह से एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट रहता है इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए नेगेटिव होता है। पहली बात नेगेटिव होता है ये -2, कुछ बुक्स में मिलेगा, कुछ बुक्स में -2.5 मिलेगा, ठीक है। तो -2 से -6 तक जाता है ये इंस्पिरेशन के लास्ट में। तो पहले -2 होगा जब तक इंस्पिरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये इलास्टिक रिकॉइल चल रहा है। जब लंग्स और ज्यादा, चेस्ट और ज्यादा एक्सपैंड होगी बकेट हैंडल मूवमेंट और हैंडपंप मूवमेंट की वजह से, जब और ज्यादा एक्सटेंड होगी तो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो जो प्लूरा के अंदर नेगेटिविटी है वो -6 पहुंच जाती है। एक तो है बस ये चीज, जिसे ड्रॉ कैसे करेंगे, -2 पे दिखाएंगे, इंस्पिरेशन के लास्ट में -6 दिखा देंगे, और फिर एक्सपिरेशन में थोड़ी देर में ही वो नॉर्मल पहुंच जाता है -2, ओके। तो ऑन इंस्पिरेशन चेस्ट एक्सपेंड्स एंड प्रेशर बिकम -6। तो इतना समझ आ गया। डीप इंस्पिरेशन में ये -30 to -60 तक भी जा सकता है। ऑन स्टैंडिंग जो है प्रेशर ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और एम्फाइसीमा में जब इलास्टिसिटी कम होती है लंग्स की, तो इंट्राप्लूरल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बैरल चेस्ट हो जाती है। इंट्रापल्मोनरी में क्या लिखेंगे अब पल्मोनरी क्या है, लंग्स तो ओपन है ना बाहर के एनवायरमेंट से, तो वो एक बार 0 हो जाएगा। जब हम कुछ नहीं कर रहे तब बाहर के एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है एयर, तो वो वैसे ही प्रेशर एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रेशर विद इन लंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एल्वियोलर प्रेशर। तो इंट्रापल्मोनरी मतलब एल्वियोलाई के अंदर जो प्रेशर है जो कि ओपन है बाहर के। तो ऑन इंस्पिरेशन होता क्या है, चेस्ट एक्सपैंड होगी, हैंस द एल्वियोलाई, तो नेगेटिव प्रेशर तो जनरेट हो रहा है, बाहर 0 है अंदर नेगेटिव, तो वो बन जाएगा -1। अब रेस्ट पे हम जो है एयर आउटसाइड एंड एयर इनसाइड इनटू लंग हैव सेम प्रेशर, इसीलिए हम उसे लेते हैं 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इंस्पिरेशन पे डिक्रीज हो रहा है तो वो पहुंच जाएगा -1, ठीक है। तो इंस्पिरेशन के टाइम पे पहुंच जाएगा -1। ऐसे ही एट एंड ऑफ इंस्पिरेशन फिर से इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि इंस्पिरेशन के बाद फिर से ओपन चैम्बर हो गया बाहर के इक्वल। फिर एक्सपिरेशन में क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, रिकॉइल हो रहा होता है बैक, तो चेस्ट में थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है, ये प्रेशर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वॉल्यूम कम हो रही है ना। ऐसे स्क्वीज होगा तो प्रेशर तो बढ़ेगा ना, प्रेशर बढ़ेगा तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ बस हमें इंट्रा पल्मोनरी या एल्वियोलर प्रेशर बस ये दिखाना है कि 0 पे स्टार्ट हुआ, एक बार -1 हो गया इंस्पिरेशन में, फिर 0 पे पहुंचा, फिर +1 हो गया एक्सपिरेशन में, ठीक है। तो ये -2 से -6 पहुंचाना है, और ये 0 से -1 और फिर एक्सपिरेशन में +1। तो बहुत ही सिंपल है, ये दोनों आप ड्रॉ करेंगे। इसके बीच के एरिया को बोलते हैं ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, जो आप नहीं भी बताएंगे तो भी चलेगा।
ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन में आपको वही लिखना है बस। लंग वॉल्यूम आपको समझ आनी चाहिए, ये हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के लिए भी, थ्योरी के लिए भी। लंग वॉल्यूम दो टाइप के होती हैं, स्टैटिक लंग वॉल्यूम जिसमें टाइम का कोई लेना देना ना हो, हम टाइम के बारे में बात नहीं करते, ठीक है। जैसे टाइडल वॉल्यूम है भाई, नॉर्मल इंस्पिरेशन या नॉर्मल एक्सपिरेशन में जितनी वॉल्यूम हम इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं दैट इज टाइडल वॉल्यूम। टाइम की कोई बात नहीं की ना हमने, एक रेस्पिरेशन की बात की है, ठीक है। तो इस तरीके से जहां टाइम की बात नहीं करेंगे वो होगी हमारी स्टैटिक लंग वॉल्यूम, और जहां हम टाइम की बात करेंगे, मिनट है ना, मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी इन मिनट मैक्सिमम, है ना, टाइम वाइटल कैपेसिटी के साथ लगाई टाइम दिया, ठीक है। तो जब भी हम रेट या टाइम की बात करेंगे तो हो गया डायनेमिक। ओके, तो फटाफट से देख लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम हमने डिस्कस कर लिया, 500 ml होते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, इस ग्राफ में देख लेते हैं। देखो, आपने जब फोर्सफुल ब्रीथ किया, ठीक है, एक्सपिरेशन, ये एक्सपिरेशन है, ये इंस्पिरेशन है, ये एक्सपिरेशन है, तो एक्सपिरेशन के बाद यहां से आपने फोर्सफुल ब्रीथ किया, तो ये टोटल वॉल्यूम होती है जितनी हमने पूरा इनहेल किया, वो होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, द अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड फोर्सफुली और मैक्सिमली आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो बस आपको यही कहना है, ठीक है, वो हो गया हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। लेकिन आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन की बजाय अगर आप आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन बोल देते हैं तो हमारा हो गया ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। कैपेसिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, दो वॉल्यूम मिला के बनती है ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ऐसे ही एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, तो बन गया एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। लेकिन इसी को मैं डिफाइन करूं कि वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सहेल्ड फोर्सफुली मैक्सिमली आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, तो बन गया हमारा ईआरवी, राइट। बच गई जितनी वॉल्यूम आफ्टर ईआरवी वो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, और नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितनी बचती है वो होता है एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कैपेसिटी क्यों बोला, क्योंकि ईआरवी प्लस आरवी इज एफआरसी, ठीक है। अब वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी होती है कि मैक्सिमम इंस्पिरेशन करने के बाद अगर मैक्सिमम एक्सपिरेशन करें, मतलब यहां तक, तो हो गया हमारा टोटल वाइटल कैपेसिटी, जो कि होता है आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। टोटल लंग कैपेसिटी होता है अगर वाइटल कैपेसिटी में हम रेजिडुअल भी ऐड कर दें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्टैटिक लंग वॉल्यूम। अच्छा, डायनेमिक क्या होती है, मिनट वेंटिलेशन होती है कि जो इनहेल या एक्सहेल हम 1 मिनट में करें, जो कि टाइडल वॉल्यूम को रेस्पिरेटरी रेट से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, है ना। मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी या वॉलंटरी वेंटिलेशन क्या होती है कि मैक्सिमम कितना कर पा रहे हो, यहाँ टाइडल वॉल्यूम है, वहां मैक्सिमम की बात करेंगे, ठीक है। तो वो होता है 140 to 180 लीटर पर मिनट। ब्रीदिंग रिजर्व क्या होता है कि हमने टाइडल वॉल्यूम के ऊपर कितना मैक्सिमम किया, यानी इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ब्रीदिंग रिजर्व बच जाएगा, मतलब आप नॉर्मल से ऊपर कितना कर सकते हो। डिस्निक इंडेक्स क्या होता है कि मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी माइनस मिनट वेंटिलेशन बाय मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी, 70 to 95% ये नॉर्मल होता है। ओके, टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, ये तो सबने सुना होगा, है ना, कि भाई हम मैक्सिमम इंस्पिरेशन करके, जब हम इस ग्राफ में देख लेते हैं, देखो आपने मैक्सिमम इंस्पायर किया, ठीक है, फिर आपने फोर्सफुल एक्सपायर किया जितना भी आप कर पाओ, ठीक है, और फोर्सफुल होगा वो रैपिड होगा, लगभग आपको 4-5 सेकंड में ही पूरा करना है। तो जब हम देखेंगे ये हमारी हो गई पूरी वाइटल कैपेसिटी जो हम मेजर करेंगे, दिस वन, राइट। अब इस वॉल्यूम का कितने परसेंट हम 1 सेकेंड में एक्सहेल कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम टाइम को काउंट करें, ये एक्सहेलेशन चल रहा है ना, ये वाला फोर्सफुल एक्सहेलेशन चल रहा है, तो ये जो है टाइम है, अगर हम इस टाइम को कैलकुलेट कर लें, ये है फर्स्ट सेकेंड। अब फर्स्ट सेकेंड में कितने परसेंट वॉल्यूम हमने एक्सहेल कर ली, वो कैसे पता चलेगा, इसका कितने परसेंट, ये टोटल है और ये कितने परसेंट वॉल्यूम हमने एक्सहेल कर ली 1 सेकेंड में, तो वो हो गया हमारा FEV1, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, ठीक है। अब ऐसे FEV2, FEV3 होगा। FEV1 आपको बहुत परेशान करता होगा कि कैसे वो हेल्प करता है क्लिनिकली, इसकी नॉर्मल होता है ये 80%, ठीक है। तो लेस देन 0.7 अगर है तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। कैसे देख लेते हैं, अब ये देखो, ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव ये आपको आना चाहिए। पर्सन इज नॉट एबल टू एक्सपायर, एक्सपिरेशन अफेक्टेड है, ऑब्स्ट्रक्शन है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, तो वो एक्सहेलेशन आराम से करेगा, एक्सहेलेशन आराम से करेगा तो फर्स्ट सेकंड में वॉल्यूम जो है वो कम जाएगी, मतलब FEV1 जो है वो कम हो जाएगा, यानी लेस देन 7%, लेस देन 70%, ठीक है, या 0.7 से कम। तो अगर ये होता है कंडीशन कि वाइटल कैपेसिटी नॉर्मल है, FEV1 कम है, तो ये है ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर। लेकिन अगर
रेस्ट्रिक्टिव है, रेस्ट्रिक्टिव मतलब लंग एक्सपैंड नहीं कर पा रहे तो इंस्पिरेशन अफेक्टेड है, तो लंग्स एक्सपैंड ही नहीं कर पा रहे मतलब वाइटल कैपेसिटी ही पूरी नहीं है, वो ही कम हो गई। अब वाइटल कैपेसिटी कम है लेकिन एक्सेलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 सेकंड में जो परसेंटेज है वो तो इक्वल है, 80% वो एक्सेल कर पा रहा है टोटल वॉल्यूम का, समझ रहे हो। यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट होगी जितनी भी वॉल्यूम है उससे, तो उसका 80% तो कर पा रहा है लेकिन टोटली कम है तो ऑब्वियसली ये भी कम होगी। तो FeV1 परसेंटेज हम इससे कैलकुलेट करते हैं, इसे FeV1 तो नॉर्मल होता है लेकिन वाइटल कैपेसिटी कम होता है। ओके, तो अब अगर FeV1 नॉर्मल है और वाइटल कैपेसिटी कम है तो रेस्ट्रिक्टिव है, और अगर वाइटल कैपेसिटी नॉर्मल है और FeV1 कम है तो ऑब्स्ट्रक्टिव है। एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, सरफेक्टेंट। एल्वेलर एयर जो है इज सेपरेटेड फ्रॉम एल्वेलाई वॉल बाय थिन लेयर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। एट एयर फ्लूइड इंटरफेस देयर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स लीड टू स्क्वीजिंग ऑफ एल्वेलाई, ठीक है। हम जो इनहेल करते हैं वो ह्यूमिडिफाइड एयर होती है ना, तो वहां जो फ्लूइड एयर फ्लूइड इंटरफेस की वजह से वाटर मॉलिक्यूल उसको एल्वेलाई को स्क्वीज करने की कोशिश कर टेंडेंसी में रहते हैं, तो ये फोर्सेस जो हैं दिस इज एल्वेलर सरफेस टेंशन विच मेक्स एल्वेलाई बिहेव एज स्मॉल इलास्टिक बैलून की तरह काम करती है जिसके अंदर रिस्क होता है कोलैप्स करने का, ठीक है। अब सरफेक्टेंट क्या करता है, उस सरफेस टेंशन को कम करके एल्वेलाई को प्रिवेंट करता है कोलैप्स होने से। सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज्यादा सरफेक्टेंट उतना ही कम चांस कोलैप्स होने का, ठीक है। अब इसमें स्मॉल एल्वेलाई जो है वो एम्प्टी करते हैं इनटू लार्जर एल्वेलाई, क्यों? क्योंकि स्मॉल एल्वेलाई टेंड टू जनरेट ग्रेटर प्रेशर एंड दे एम्प्टी इन लार्जर एल्वेलाई एज पर लॉपलेस लॉ। लॉ ऑफ लॉपलेस क्या बोलता है कि प्रेशर इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आर छोटा होगा, रेडियस छोटा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो दे विल इवैक्यूएट इन लार्ज एल्वेलाई, ठीक है। सरफेक्टेंट होता क्या है, सरफेक्टेंट होता है DPPC, डाई पाल्मिटोइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, कोर्टिसोल स्टिमुलेट करते हैं नियर टर्म सरफेक्टेंट प्रोडक्शन के, तो अगर प्री टर्म बेबी हो जाता है तो ये बना नहीं होता पहले, ठीक है, तो कोर्टिसोल से स्टिमुलेशन देना पड़ता है। ओके, टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल हैं जो इसे बनाते हैं, एपिथेलियम। फंक्शन क्या है इसके, इट प्रिवेंट एल्वेलर कोलैप्स ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, ठीक है, फर्स्ट थिंग। इट स्टेबलाइज द एल्वेलाई, लॉपलेस लॉ जो हमने पढ़ा है, प्रेशर की वजह से ये स्टेबलाइज रहती हैं एल्वेलाई। ओके, इंक्रीज पल्मोनरी कॉम्प्लायंस, इट डिक्रीजेज वर्क ऑफ ब्रीदिंग, क्योंकि अगर कोलैप्स होंगी तो ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा उन्हें ओपन करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, है ना, तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग भी कम हो जाता है। हाई सरफेस टेंशन डिक्रीजेज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड इंक्रीज एडिमा, राइट। जब भी हाई सरफेस टेंशन होगी एल्वेलाई में तो एडिमा होने के चांस बढ़ जाएंगे, सरफेक्टेंट उसे कम कर रहा होता है। इम्यूनिटी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जो इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज बोलते हैं इसको, कि प्रीटर्म कंडीशन में अगर इनएडिक्वेट सरफेक्टेंट बना हो, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी, डिफिकल्ट एक्सपेंशन होगा लंग का, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, लेबर्ड ब्रीदिंग हो जाएगी और इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकती है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसे पैप देना पड़ता है, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर के साथ वेंटिलेट करना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज ARDS भी हो सकता है, पल्मोनरी इंजरीज वगैरह में एबनॉर्मल सरफेक्टेंट प्रोडक्शन अगर हो जाए या फंक्शन हो जाए तो भी ARDS हो सकता है एडल्ट्स में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ लंग एंड थोरैसिक वॉल टू स्ट्रेच। अब स्ट्रेच होके एक्सपेंड करने की कैपेसिटी को कॉम्प्लायंस बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंडेबिलिटी बोलते हैं स्ट्रेचेबिलिटी। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लंग पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर, तो एक यूनिट प्रेशर से कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसी को बोलते हैं हम कॉम्प्लायंस। तो फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा V यानी चेंज इन वॉल्यूम बाय चेंज इन प्रेशर। कॉम्प्लायंस ऑफ लंग इज मोर देन दैट ऑफ चेस्ट वॉल, ठीक है। कॉम्प्लायंट लंग्स ज्यादा हैं चेस्ट वॉल की कंपैरिजन में, क्यों? क्योंकि लंग तो इलास्टिक स्ट्रक्चर है, उसमें इलास्टिक स्ट्रक्चर ज्यादा है तो कॉम्प्लायंट भी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो पूछा जाता है ये अगर दोनों को इकट्ठा कॉम्प्लायंस देखें तो 0.13 लीटर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है। मतलब क्या है इस बात का कि इंक्रीज इन 1 सेंटीमीटर वाटर प्रेशर के साथ जब इतना प्रेशर चेंज होगा तो दोनों इकट्ठे जब वर्क करेंगे तो 130 ml वॉल्यूम चेंज होगा, यानी 0.13 लीटर वॉल्यूम चेंज होगा, इंक्रीज होगा। और कॉम्प्लायंस इज मोर ड्यूरिंग एक्सपिरेशन बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रेचेबिलिटी बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ठीक है। अगर फैक्टिंग की हम बात करें लंग्स में,
फैक्टर अफेक्टिंग की अगर कॉम्प्लायंस की बात करें तो ये कॉम्प्लायंस का कर्व है। इंट्राप्लूरल प्रेशर जब चेंज हो रहा है -2 से जो इंस्पिरेशन की शुरुआत में और फिर इंस्पिरेशन के एंड पॉइंट पे, इस तरीके से कर्व बनता है हमारा। टाइडल वॉल्यूम कैसे चेंज हो रही है, ये हमारा इंस्पिरेशन का एंड पॉइंट है। तो -2 से -6 इस तरीके से, लेकिन वापिस आते हुए एक्सपिरेशन में ये ऐसे होगा, सेम कर्व फॉलो नहीं करता। तो दिस लाइन इज कॉम्प्लायंस। ठीक है, चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। इंक्रीज इन कॉम्प्लायंस, अगर सेलाइन फील्ड लंग कर दें तो सेलाइन की वजह से एयर फ्लूइड इंटरफेस जो है वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा, तो कॉम्प्लायंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर वॉल्यूम कम होगी, लेस वॉल्यूम इंक्रीजेज द कॉम्प्लायंस। सरफेस टेंशन जितनी ज्यादा होगी, डिक्रीजेज द कॉम्प्लायंस। ठीक है, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो भी एम्फाइसीमा जैसे कोलैप्सिंग फोर्स जो है वो कम हो जाएंगे तो भी कॉम्प्लायंस बढ़ जाएगा। अब कॉम्प्लायंस जो है वो इलास्टेंस से अपोजिट होता है। इलास्टेंस होता है रिकॉइल करने की कैपेसिटी, कोलैप्स करने की कैपेसिटी। कॉम्प्लायंस होता है डिस्टेंड करने की कैपेसिटी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओके, एक वीपी रेशियो, वीक्यू रेशियो सुना होगा आपने, ये भी काफी पूछा जाता है, होता है क्या, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। वेंटिलेशन क्या होता है कि एयर की मूवमेंट अंदर और बाहर रेस्पिरेटरी ट्रैक से। परफ्यूजन क्या होता है कि ब्लड सप्लाई एल्वियोलाई में कितनी मिल रही है। ठीक है, तो वीपी रेशियो जो है रेशियो ऑफ एल्वियोलर वेंटिलेशन, मतलब एल्वियोलाई में कितना वेंटिलेशन हो रहा है और कितना अमाउंट ऑफ ब्लड उस एल्वियोलाई तक पहुंच रहा है, दैट इज परफ्यूजन। ठीक है, तो V/Q बोलते हैं इसको, एल्वियोलर वेंटिलेशन बाय पल्मोनरी ब्लड फ्लो। ठीक है, एल्वियोलर वेंटिलेशन हमारा कैसे निकलेगा, यहाँ टाइडल वॉल्यूम तो एल्वियोलाई तक नहीं पहुंच रही, डेड स्पेस जो -150 जो है वो हटाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि डेड स्पेस जो है कंडक्टिंग जोन तक जो वॉल्यूम रह गया 150 ml वो तो वहीं रह गया ना, वो तो ट्रांसपोर्ट में पार्ट नहीं ले रहा। तो इसीलिए टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस इनटू रेस्पिरेटरी रेट, ये आ गया 4.2 लीटर। और हमारा पल्मोनरी ब्लड फ्लो तो पूरा कार्डियक आउटपुट आएगा तो 5 लीटर, तो ये आ गया 0.8। ठीक है, नॉर्मल वीक्यू रेशियो इज 0.8। ठीक है, अब लंग्स में भी सेम नहीं रहता ये। ठीक है, एपेक्स और बेस में ये चेंज होता रहता है। ठीक है, बेस पे जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ हम बेसिकली परफ्यूजन है, ब्लड सप्लाई जो है वो बेस पे ज्यादा होती है। ठीक है, एल्वियोलाई स्मॉल साइज की होती है, इंट्राप्लूरल लेस नेगेटिव होगा, एपेक्स पे जो है वो बेटर वेंटिलेटेड होती है, परफ्यूजन कम होगा, ऊपर की तरफ परफ्यूजन कम होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लो के ऊपर ही ग्रेविटी का ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, राइट, वहां पे लेस ब्लड फ्लो होगा ग्रेविटी की वजह से, और इसीलिए वहां पे टीबी लीजन भी कॉमनली पाए जाते हैं एपेक्स में। ओके, सो बेसिक आइडिया क्या है, ये एल्वियोलाई है, यहाँ वेंटिलेशन हो रहा है, और ये ब्लड है तो यहाँ परफ्यूजन हो रहा है। तो अगर हम पूरा लंग फिर से देखें तो होता क्या है, बेसिकली यहाँ वेंटिलेशन भी कम है, परफ्यूजन भी कम है। ठीक है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से परफ्यूजन बहुत ज्यादा कम है, तो अब डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा कम होगा तो वीक्यू रेशियो बढ़ जाएगा, तो देयर इज हाई वीक्यू रेशियो एट एपेक्स। ये समझ आ गया। और हाई वीक्यू रेशियो इसलिए बोलते हैं इसे वेस्टेड वेंटिलेशन। परफ्यूजन कम है लेकिन वेंटिलेशन है वहां पे, बट जो कि वेस्ट हो रहा है, तो वेस्टेड वेंटिलेशन। बेस पे क्या होता है, बेस पे ग्रेविटी का कम इफेक्ट होगा, यहाँ पे परफ्यूजन फिर भी बेटर होता है ना, वहाँ यहाँ पे वेंटिलेशन भी बेटर है, परफ्यूजन भी बेटर है, लेकिन परफ्यूजन ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू वेंटिलेशन। अब नीचे वाला हाई है तो रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसीलिए वेंटिलेशन अच्छे से आ रहा है, इसीलिए से बोलते हैं वेस्टेड परफ्यूजन। परफ्यूजन बहुत अच्छे से आ रहा है, वेस्टेड परफ्यूजन बोलते हैं इसको। ठीक है, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे से आ रही है, राइट। ठीक है, तो वीक्यू रेशियो जो है ऊपर से नीचे की तरफ कम हो रहा है, ऊपर ज्यादा होता है वीक्यू रेशियो, नीचे कम होता है। ठीक है, वीक्यू मिसमैच बोलते हैं इसको। अब वीक्यू मिसमैच जो बेस पे कम हुआ है उसमें और कौन सी कंडीशन है जो सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे निमोनिया हो गया। ठीक है, निमोनिया हो गया, वेंटिलेशन कम हो गया उसमें, निमोनिया में कोई भी मान लो लंग्स भर गए, पस से भर गए फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर से भर जाएंगे, तो इसीलिए वेंटिलेशन इफेक्ट होगा, तो इसीलिए वीक्यू रेशियो कम हो जाएगा। सीओपीडी में म्यूकस भर गया ट्रैक में तो भी वेंटिलेशन इफेक्ट होगा। पल्मोनरी एडीमा हो गया, अगेन वेंटिलेशन इफेक्ट होगा, है ना। तो जिस जिस चीज में वेंटिलेशन इफेक्ट होगा उसमें वीक्यू रेशियो कम हो जाएगा। ठीक है, तो परफ्यूजन होगा विद जीरो वेंटिलेशन, इसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल शंट, जो कि बेस पे हो रहा है। वीक्यू रेशियो बढ़े कब होगा, जब
ये रेशियो कब बढ़ेगा, जब परफ्यूजन कम होगा, डिक्रीज इन परफ्यूजन, यानी वेसल्स में कुछ गड़बड़ है, या तो कैपिलरी डैमेज है। अब सीओपीडी में वैसे तो दूसरा कंडीशन होती है, लेकिन ये भी हो सकती है लेट स्टेज में जब वेसल्स ही डैमेज, कैपिलरी डैमेज दिखे, ठीक है। या फिर दूसरी चीज है कि अगर बाय चांस पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ठीक है, एम्बोलाई ही हो गया जिसने ब्लड सप्लाई को रोक दिया, तो परफ्यूजन कम हो गया, तो यहाँ पे विकी रेशियो बढ़ जाएगा, ठीक है। और एपेक्स में हमने देख ही लिया विकी रेशियो कैसे बढ़ता है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से परफ्यूजन कम हो जाता है, ठीक है। तो समराइजिंग इट, लेस किस में होता है, बेस, सीओपीडी, न्यूमोनिया, पल्मोनरी एडीमा। हाई किस में होता है, सीओपीडी लेट स्टेज में, कैपिलरी डैमेज हो जाए जब, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और एपेक्स। डेड स्पेस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस और एयर प्रेजेंट इन पल्मोनरी ट्रैक विच इज नॉट टेकिंग पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज। दो टाइप का होता है, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल। एनाटॉमिकल होता है कंडक्टिंग जोन, जहां एल्वियोलाई नहीं होती, तो जितनी एयर भरी होगी 16th जनरेशन तक वो सारी दैट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज, तो 150 ml हो गई एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज नॉट गेटिंग ब्लड सप्लाई। अब परफ्यूजन ही नहीं है, जहां पे परफ्यूजन जहां पे कम हो गया, ठीक है, अंडर परफ्यूज्ड एल्वियोलाई जो है वो वेस्टेड वेंटिलेशन हो गया है ना, तो डेड स्पेस हो गया फिजियोलॉजिकली, जैसे एम्फाइसीमा में, ब्रोंकिक्टेसिस में, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। नॉर्मली तो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इक्वल होते हैं, ठीक है, लेकिन इन कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस भी कंट्रीब्यूट करे। ओके, कैसे मेजर करते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस को, मेजर करते हैं सिंगल ब्रेथ नाइट्रोजन मेथड। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस को मेजर करते हैं बोर इक्वेशन मेथड, ठीक है। तो सिंगल ब्रेथ टेस्ट में 100% ऑक्सीजन देके ब्रीथ आउट कराएंगे और फिर वो नाइट्रोजन एनालाइजर से मेजर कर लेंगे। बोर इक्वेशन में जो है नील CO2 मान के इंस्पायर्ड में और एल्वेलर CO2 और एक्सेल्ड CO2 को इक्वल मान के, और इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं डेड स्पेस। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो पूछा जाता है, गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज में और ट्रांसपोर्ट एट टिश्यू एंड एल्वियोलाई लेवल। अब देखो हम कैसे करेंगे, आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ या तो ऑक्सीजन पूछ लिया जाएगा या CO2 पूछ लिया जाएगा, मोस्टली डिवीजन में पूछते हैं। तो करेंगे कैसे, जैसे यू हैव टू स्टार्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो पहले आपको बताना है कौन सी फॉर्म्स में जो है ऑक्सीजन या CO2 जा रहा है, तो आपको फॉर्म्स बतानी है। ऑक्सीजन की दो फॉर्म होती है, एक डिजोल्व और एक हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड HbO2, ठीक है। 97% HbO2 बन के ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही होती है और 2 to 3% डिजोल्व फॉर्म, ठीक है। हमारा 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है 100% जब सैचुरेटेड है तो 1 ग्राम जो है वो 1.34 ml ऑक्सीजन लेता है, तो 15 ग्राम हम नॉर्मल मानते हैं, तो वो बनेगा 20 ml ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट, ठीक है। 95 mmHg पे Hb जो है वो हम 19.5 ml पर 100 ml जो है कैरी करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट हम हमेशा ही पहले एल्वियोलाई पे बताएंगे या टिश्यू पे बताएंगे, सेपरेटली बताएंगे दोनों में हो क्या रहा है। ओके, सो बेसिकली हो क्या रहा है, हार्ट जो है, हार्ट से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में, प्यूरिफाई होके वापस आता है, ठीक है। और ऐसे ही हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज में जाता है और डीऑक्सीजनेटेड वीनस ब्लड जो है वो वापस आ रहा होता है, ठीक है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है एक्सचेंज, और यहाँ पे क्या हो रहा है ये हमें देखना है। तो पहले बात करते हैं हम टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल पे जूम करते हैं, ये हमारा RBC है, ये एक वेसल दिखाई गई है और ये हमारे सेल्स हैं। तो अल्टीमेटली दो फॉर्म में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऑक्सीजन डिजोल्व और HbO2। ऑक्सीजन डिजोल्व सीधा ही ट्रांसफर हो जाएगी डिफ्यूजन से, और HbO2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी आउटसाइड टू इंटरस्टिशियम, जहां से टिश्यूज दे कैन यूज इट, ठीक है। अगर पार्शियल प्रेशर की बात करें तो 95 mmHg PO2 होता है आर्टीरियल ब्लड का, और हमारा 40 mmHg जो PO2 होता है इधर विनस ब्लड का। तो जब मूव होती है तो यहाँ पे विनस ब्लड आ जाएगा, 40 mmHg ऑक्सीजन का PO2 होगा, ठीक है, 95 to 40। तो यहाँ 95 है और यहाँ 40 है, तो अपने आप ही डिफ्यूजन हो जाएगा, बस यही रीजन है डिफ्यूजन का। एल्वियोलाई में क्या होगा, एल्वियोलाई में यहाँ पे हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड पहुंच रहा होगा विनस ब्लड से, राइट। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है 104 mmHg, ठीक है, और यहाँ पे 40 mmHg का विनस ब्लड आया है। तो ऑब्वियसली इतना मेजर डिफरेंस जब है तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी एज डिजोल्व प्लाज्मा, पहली बात।
दूसरी बात ये डिफ्यूज हो जाएगी और HB रिड्यूस जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ कंबाइन करेगी, H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा और ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बन जाएगा। अब यही जाके आगे सेम साइकिल रिपीट करेगा। तो PO2 आर्टेरियल ब्लड का 100 या 95 mmHg है और PO2 एट विनस ब्लड 40 mmHg। इस मेजर डिफरेंस के साथ हम चल रहे होते हैं और हमारा कंटेंट जो है वो 19.5 से हमारा 5 ml ऑक्सीजन जो है टिश्यूज में चला जाता है और ये 14.5 ml रह जाता है विनस ब्लड में। ठीक है, अब ओके, अब हम बात करते हैं CO2 का क्या होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब CO2 तीन पार्ट्स में ट्रांसफर हो रही होती है, एक तो डिसॉल्व इन प्लाज्मा, एक कार्बा अमीनो फॉर्म, एक बाइकार्ब फॉर्म। कार्बा अमीनो मतलब हीमोग्लोबिन के साथ, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन 20% होता है ये, तो मेजर होता है बाइकार्बोनेट फॉर्म और जो कि आरबीसी और प्लाज्मा दोनों में ही ट्रेवल कर रही होती है। वो देखते हैं कैसे। तो पहले बात करते हैं कि जब कैपिलरीज टिश्यू लेवल पे कैसे ट्रांसफर कर रही होती है। इसी का जूम्ड व्यू है ये, जिसमें एक वेसल है, एक सिंगल आरबीसी दिखा रखा है और ये हमारा है टिश्यूज। ठीक है, तो CO2 रिलीज होगी टिश्यू में, तो एक तो CO2 सीधा जाके डिजोल्व हो जाएगी ब्लड में। ठीक है, एज डिजोल्व CO2 वो ट्रांसफर हो रही होगी 10%। ठीक है, एक CO2 जो है हमारा जाके और हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर जाएगी और बना देगी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये है 20%। बचा हुआ 70% है वो बनेगा बाइकार्बोनेट। कैसे? CO2 जाके पानी के साथ, वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड ब्रेक कर जाता है H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट में। ठीक है, ये प्लाज्मा में बन गया। आरबीसी में कैसे बन रहा होता है? सेम प्रोसेस हो रही होती है और बाइकार्बोनेट बन रहा होता है। ठीक है, जब H पॉजिटिव तो जाके अपना रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन बच गया, यहाँ पे ऑक्सीजन चली गई और यहाँ पे H पॉजिटिव और हीमोग्लोबिन H पॉजिटिव रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन बना देते हैं, पहली बात। दूसरा, बाइकार्बोनेट जो है वो प्लाज्मा में वापस चला जाता है क्लोराइड की एक्सचेंज में। ठीक है, ये क्लोराइड बाइकार्ब जो है एंटीपोर्ट चैनल है यहाँ पे। ठीक है, एक्सचेंजर बोलते हैं इसको, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, जिसमें बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में चला जाता है और क्लोराइड अंदर आ जाता है। ठीक है, क्लोराइड के अंदर आने की वजह से आरबीसी स्वेलिंग हो जाती है, जिसे बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। अब क्लोराइड शिफ्ट जब हुआ तो आरबीसी स्वेल हो गई। आरबीसी की वजह से हमारा होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी। अब पीसीवी बढ़ गया, तो इसीलिए वीनस ब्लड में बोलते हैं 3% पीसीवी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ क्लोराइड शिफ्ट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब टिश्यू पे तो हो गया, अब बात करते हैं एल्वेलाई पे। लंग्स में एल्वेलाई के पास जो हमारे वेसल्स जो हैं, कैपिलरीज हैं, वहां पे क्या हो रहा है उसी को जूम कर लेते हैं। तो यही तीनों फॉर्म जो हमने पढ़ी हैं वो तीनों अब यहाँ पे पहुंच गई हैं एल्वेलाई के पास। अब एल्वेलाई में हमारा जो प्रेशर है वो है 46 mmHg। ये किसका प्रेशर है? PCO2 का। ठीक है, और यहाँ पे जो आर्टीरियल ब्लड का प्रेशर है वो हमारा है 40। ठीक है, यहाँ एल्वेलाई में भी 40। ओके, तो होगा क्या? डिजोल्व जो CO2 है वो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया 46 से 40, तो ये चला जाएगा हाई टू लो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ऐसे ही जो बाइकार्ब हमारा प्लाज्मा में था वो इसी तरीके से 2 में टूट जाएगा। जो बाइकार्ब था वो दोबारा से CO2 वाटर बना देगा रिवर्स रिएक्शन से और CO2 पैसिवली चला जाएगा एल्वेलाई में। ऐसे ही HbCO2 जो है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की वजह से CO2 बन जाएगा और हीमोग्लोबिन बन जाएगा। CO2 फिर चला जाएगा एल्वेलाई में। इसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फिर से क्लोराइड और बाइकार्ब एक्सचेंजर है, तो इससे क्या होगा? अंदर जो आरबीसी के अंदर क्लोराइड था वो तो आ जाएगा बाहर प्लाज्मा में। ठीक है, और बाइकार्ब चला जाएगा अंदर। तो कुछ बाइकार्ब तो इस तरीके से जाता है और कुछ बाइकार्ब आरबीसी के अंदर जाके और फिर से H2 और CO2 बना के रिवर्स रिएक्शन सेम हो रही होती है और CO2 एल्वेलाई में चला जाता है। तो दोनों ही बाइकार्ब सेम कंडीशन में जा रहे हैं, बट कुछ बाइकार्ब क्लोराइड के एक्सचेंज में जा रहा है। तो अब क्लोराइड फिर से बाहर आ गया, आरबीसी स्वेलिंग फिर से कम हो गई, पीसीवी फिर से कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पीसीवी कम होता है, एल्वेलाई पे पीसीवी कम होता है और टिश्यू पे पीसीवी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेशर चेंजेस तो हैं ही। CO2 सारा चला गया एल्वेलाई में विच कैन बी एक्सहेल्ड। तो आर्टीरियल एंड पे 40 mmHg PCO2 होता है, विनस एंड पे 46 mmHg होता है और ये है कंटेंट। तो हमारा जब ज्यादा कंटेंट होता है टिश्यू पे 52 ml CO2 और आर्टीरियल पे होता है 48 ml, मतलब 4 ml CO2 जो है वो एक्सहेल कर दिया गया।
अच्छा, जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आपसे पूछा जाए तो आप ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व नहीं छोड़ सकते, है ना। विच एक्सप्लेन द ऑक्सीजनेशन एंड ऑक्सीजन रिलीज क्यों होता है, ये सब बताता है ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जिसमें एक्स एक्सिस में है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वाई एक्सिस में है ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये इसमें हमें क्या जानना है, देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, मैं बताती हूँ। इसे ड्रॉ करके एस शेप का आपको क्या दिखाना है कि 40 mmHg पे Hb होता है 75% सैचुरेटेड, 100 mmHg पे होता है 97% सैचुरेटेड, ठीक है। तो 100 mmHg पे 97 और 40 mmHg पे 75%। हमें क्यों चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन मिमिक करती हैं 40 mmHg और 100 mmHg। ये एल्वेलाई लेवल पे हमारा PO2 है, ये टिश्यू लेवल पे हमारा PO2 है। तो हमें बस ये देखना है कि जब एल्वेलाई पे हीमोग्लोबिन आएगा तो वो ज्यादा सैचुरेट हो जाना चाहिए, यानी ऑक्सीजन हमने एल्वेलाई से ले लेनी है, इसे बोलते हैं लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। और 40 mmHg जब टिश्यू पे पहुंचेगा तब ऑक्सीजन जो है वो Hb से कम बाउंड होनी चाहिए, है ना, परसेंटेज सैचुरेशन कम हो जानी चाहिए। यहाँ कम हो गई 75%, इसका मतलब ये जो 25% है ये रिलीज हो जाएगी ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल। बस यही चीज हमें समझनी है। तीसरा पॉइंट है P50 क्या होता है, मतलब कि PO2 वो PO2 जिसपे 50% सैचुरेशन हो जाए हीमोग्लोबिन की। एक तो चीज हो गई ये कि क्या जाना है हमने। अब यही कर्व जो है शिफ्ट टू लेफ्ट भी हो सकता है और शिफ्ट टू राइट भी हो सकता है। ये हो गया शिफ्ट टू लेफ्ट। शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब है ज्यादा बाउंड होगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ। ये कब हो सकता है कि जब ज्यादा सैचुरेशन रहे। कब होगी, जब PO2 ज्यादा, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन रखी है तो ज्यादा बाइंड होगा वो। कम CO2 है, हाई pH, हीमोग्लोबिन फिटल वाला जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी ज्यादा होती है, ठीक है। अब ये ज्यादा बाउंड है मतलब लेस अनलोडिंग है, हीमोग्लोबिन की लेस अनलोडिंग होगी ऑक्सीजन की, रिलीज कम होगी, मतलब ये कहाँ होगा, एल्वेलाई लेवल पे, तभी लोडिंग ज्यादा होगी, है ना। लेस अनलोडिंग और इंक्रीज लोडिंग, इसे क्या ये होता है एल्वेलाई पे, तभी तो ऑक्सीजन बाइंड होती है ना। राइट साइड में क्या होता है, शिफ्ट टू राइट अगर कर्व हो जाए, मतलब ये यहाँ इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक है। अगर शिफ्ट टू राइट हो जाए तो मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रखी है, इंक्रीज इन CO2, लो pH, ये होता है सब टिश्यू लेवल पे हो रहा होता है। यहाँ पे लोडिंग कम हो जाएगी हीमोग्लोबिन की, ऑक्सीजन लोडिंग कम हो जाएगी बल्कि रिलीज ज्यादा हो जाएगा, अनलोडिंग ज्यादा हो जाएगी। अनलोडिंग मतलब रिलीज, वही चाहिए टिश्यू को, ठीक है। तो ये बताता है हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये कर्व एस शेप क्यों है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है वो टेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन से रिलैक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन में जाता रहता है जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड होती रहती है। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड करेगी वो रिलैक्स स्टेट में जाता रहेगा, जिसकी वजह से ये एफिनिटी बढ़ती जाती है हर बार, इसीलिए सिग्मोइड शेप है कर्व। बाकी बोर इफेक्ट पता होना चाहिए कि जब भी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू होती है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ना शुरू कर देती है। अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन अकर व्हेनेवर देयर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCO2, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 या फिर हाई PCO2, ठीक है, जो कि होता है टिश्यू लेवल पे। इसी का अपोजिट होता है हेल्डेन इफेक्ट, जो कि होता है कि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते ही CO2 की अनलोडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। सेम चीज अपोजिट साइड। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। न्यूरल रेगुलेशन और केमिकल रेगुलेशन मोस्टली एक ही पूछा जाएगा, ठीक है। न्यूरल रेगुलेशन देखते हैं पहले पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी सेंटर। तो पोन्स में कौन से होते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर, एक होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एक होता है एपन्यूस्टिक सेंटर, दोनों पोन्स में है, ठीक है। एक ऊपर की तरफ है न्यूमोटैक्सिक, नीचे की तरफ एपन्यूस्टिक। जो ये न्यूमोटैक्सिक है ये एक्सपिरेशन स्टार्ट करने का काम करता है, इनहिबिट करता है इंस्पिरेशन को। एपन्यूस्टिक सेंटर इंस्पिरेशन को स्टिमुलेट करता है ये, ओके। तो इसे इंस्पिरेटरी सेंटर ही बोलते हैं, इट स्टिमुलेट इंस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। और ये होता है इंस्पिरेशन से एक्सपिरेशन का स्विच का काम करता है न्यूमोटैक्सिक। नोट्स में आप नोट्स परचेज करके देख सकते हैं कैसे लिखा है मैंने। बाकी मेडुला में 3 सेंटर होते हैं, एक होता है प्री बोट्सी, प्री बोटजिंगर कॉम्प्लेक्स, जिसका काम होता है रिदम जनरेट करना, मतलब रेस्पिरेशन की शुरुआत करेगा ये, ठीक है। फिर 2 सेंटर होते हैं, एक होता है DRG डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जो कि इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें, यानी वो इंस्पिरेशन करेगा, और VRG वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इसमें दोनों टाइप के न्यूरॉन होते हैं, इंस्पिरेटरी न्यूरॉन भी और एक्सपिरेटरी, तो दोनों करता है, इसका मतलब ये। लोकेशन देख लेते हैं, ये पोन्स में हमारा सबसे ऊपर न्यूमोटैक्सिक, उससे नीचे एपन्यूस्टिक,
और हमारा ये डोर्सल और वेंट्रल ग्रुप, और उस डोर्सल के बीच में ही प्रीबोर्ड्स या रिदम जनरेटर। अब रेगुलेशन देख लेते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, प्रीबोर्ड्सी मेडुला में पहले रिदम जनरेट करता है, इंस्पिरेशन गैप हो गया तो अपने आप ही एक्सपिरेशन हो गया, इंस्पिरेशन गैप इंस्पिरेशन गैप। तो ये न्यूरॉन इस तरीके से रिदमिकली फायर करते हैं। तो ये क्या करेंगे, जब भी ये फायर करेंगे स्टिमुलेट करेंगे डीआरजी को, इंस्पिरेशन न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेंगे और इंस्पिरेटरी मसल स्टिमुलेट हो जाएगी, जिससे डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल की वजह से हम इंस्पिरेशन शुरू कर पाएंगे। अब इंस्पिरेशन तो हो गया, साथ में ये दूसरे इंस्पिरेटरी न्यूरॉन को भी स्टिमुलेट करेंगे ताकि इंस्पिरेशन हो सके। ठीक है, अब पहली बात तो है ये, साथ साइमल्टेनियसली जब हम इंस्पायर कर रहे हैं तो एक्सपिरेशन भी इनहिबिट होनी चाहिए। तो ये इंस्पिरेटरी न्यूरॉन जो है ये इनहिबिट करके रखते हैं एक्सपिरेटरी न्यूरॉन को। ये कहानी समझ आ गई। अब होता क्या है बेसिकली, ऊपर होता है एपनेस्टिक सेंटर, ये भी इंस्पिरेशन को स्टिमुलेट करता है, आई न्यूरॉन को स्टिमुलेट करके, डीआरजी को स्टिमुलेट करके। ओके। अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या होता है, ये जब भी स्टिमुलेट होगा ये इसको इनहिबिट करेगा, मतलब इंस्पिरेशन को इनहिबिट करेगा, तो ये भी काम नहीं करेगा। तो ये इसके अंडर इनहिबिशन में थे, तो ये एक्सपिरेटरी न्यूरॉन के ऊपर का जो इनहिबिशन है खत्म हो जाएगा, जिससे इंस्पिरेटरी न्यूरॉन फायर करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब एक्सपिरेटरी न्यूरॉन फायर करना शुरू करेंगे और एक्सपिरेटरी मसल को वो इनर्वेट करेगा और एब्डोमिनल मसल से कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, तो एक्सपिरेशन हो जाएगा। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल इंटरनल वाली और एब्डोमिनल, ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अब एक और चीज है इसमें कि जब लंग्स स्ट्रेच होंगे, जब इंस्पिरेशन चल रहा था, ये न्यूमोटैक्सिक सडनली कैसे फायर करता है, ये लिंक करती है हमारी वैगस नर्व। कैसे, जब इंस्पायर कर रहे होते हैं लंग्स, यहाँ तक हमने देखा इंस्पिरेशन हो रहा है, ये भी इंस्पिरेशन कर रहा है, ये भी इंस्पिरेशन कर रहा है, ये भी इंस्पिरेशन कर रहा है। तो जब लंग्स स्ट्रेच होते जा रहे हैं तो कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो वैगस से सिग्नल को लेके जाएंगे और हमारे न्यूमोटैक्सिक को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं इंस्पिरेशन टू एक्सपिरेशन स्विच। इस स्विच का काम कर रहा होता है ये, इट इनहिबिट इंस्पिरेशन एंड एक्ट एज स्विच। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा, जब डीआरजी स्टिमुलेट होता है तो स्टिमुलेट होती है इंस्पिरेशन और स्टिमुलेट होता है आई न्यूरॉन, जो कि इनहिबिट करके रखता है ई न्यूरॉन को। तो जैसे ही न्यूमोटैक्सिक स्टिमुलेट होगा वो इस पोर्शन को इनहिबिट कर देगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो बस इस तरीके से हो रहा होता है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अब ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। देखो, अब अगर मान लो ट्रांजैक्शन अबोव पोन्स हो गई, तो मुझे ये बताओ सारे सेंटर तो नीचे हैं तो कुछ होगा? तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, नॉर्मल ब्रीदिंग होगी। लेकिन अगर वेगस कट कर दी जाए, यहाँ से वेगस आके ही न्यूमोटैक्सिक को फायरिंग कराती है, तो वेगस कट होगी तो इंस्पिरेशन बस थोड़ा डीप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूमोटैक्सिक तो है एक्सपिरेशन को संभालने वाला, लेकिन दूसरा वेगस है। अब वेगस अगर नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इंस्पिरेशन थोड़ा डीप जाएगा। दूसरी कंडीशन है जब मिड पोन्स में इंसिजन दे दिया जाए, मतलब न्यूमोटैक्सिक कट हो गया है, तो न्यूमोटैक्सिक कट हो गया मतलब एक्सपिरेशन को स्टार्ट करने वाला पोर्शन कट हो गया है ना। तो यहाँ पे लेकिन वेगस इंटैक्ट है, तो वेगस भी थोड़ा संभाल सकती है, वो भी एपनेस्टिक को इनहिबिट कर सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डीप हो जाएगी बस ब्रीदिंग, अगर वेगस है तो। लेकिन अगर वेगस भी कट हो जाए, अब वेगस और न्यूमोटैक्सिक दो ही तो संभालते हैं एक्सपिरेशन को, वो यानी नहीं होंगे तो इंस्पिरेशन में ही चलता रहेगा सब्जेक्ट, इसीलिए इसे बोलते हैं एपनियोसिस। ठीक है, ओके जी। चलो, अगर एपनेस्टिक को भी कट कर दिया जाए, इंस्पिरेटरी न्यूरॉन को कट कर दिया जाए, ठीक है, तो रेगुलेटिंग सेंटर गायब हो गए हैं, तो अब इरेगुलर ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर वेगस को भी कट कर दो तो इरेगुलर ब्रीदिंग लेकिन लॉन्ग इंस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसके बिलो इंसिजन देते हैं, बिलो मेडुला, तो सारे सेंटर कट, तो कुछ भी नहीं होगा, एपनेसिस टोटल, कोई ब्रीदिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये थे ट्रांजैक्शन एट वेरियस लेवल। अब आता है केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब केमिकल रेगुलेशन मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन ब्लड की चेंज हो गई है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन जो है अफेक्ट हो गई है। अब उसके लिए कीमो रिसेप्टर होते हैं हमारी बॉडी में, जो रिसेप्टर सेंस कर सकें केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड। दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल होते हैं मेडुला में, पेरिफेरल होते हैं कैरोटिड बॉडी और आयोटिक बॉडी। हमारे बैरो रिसेप्टर की तरह ही सेम लोकेशन पे होते हैं, ये बॉडी होती है बस, वो साइनस होते हैं। ठीक है, ओके। चलो जी, तो स्टिमुलस क्या होता है? पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर के लिए स्टिमुलस, प्राइमरी स्टिमुलस होता है डिक्रीज इन PO2 हाइपोक्सिया। ठीक है, इंक्रीज इन PCO2 और लो pH ये भी होता है साथ में, लेकिन प्राइमरी ये होता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए मेडुलरी जो हमारे कीमो रिसेप्टर हैं सेंट्रल वाले, उसके लिए होता है हमारा H पॉजिटिव आयन प्राइमरी स्टिमुलस। ये पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है,
तो H पॉजिटिव ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस तो नहीं कर सकते, CO2 क्रॉस कर देती है और H पॉजिटिव बढ़ा देती है, जो स्टिमुलेट कर सकता है मेडुलरी कीमोरिसेप्टर्स को। तो कैसे करेंगे केमिकल रेगुलेशन को एक्सप्लेन? तो बेसिकली कैरोटिड बॉडी का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें 2 टाइप के सेल दिखाएंगे, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 ग्लोमस सेल होते हैं जिन्हें वो कीमोरिसेप्टर सेल भी बोलते हैं, और फायरिंग ये जो नर्व है ये इनर्वेटेड होती है 9th नर्व, ठीक है। कैरोटिड बॉडी की बात कर रहे हैं इसलिए 9th नर्व है, आयोटिक बॉडी से 10th नर्व। तो ये सेल हैं। अब हमें जानना है कि जब PO2 कम होगा, CO2 ज्यादा होगा, pH कम होगा, तब इनमें ऐसा क्या हुआ कि फायरिंग हो गई इस नर्व की, ठीक है। बस यही जानना है हमें, तो चलो देख लेते हैं। ये है एक कैरोटिड बॉडी का ग्लोमस सेल। तो होता क्या है बेसिकली, ये एक पोटेशियम चैनल है, पोटेशियम चैनल जो कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। तो जब भी ऑक्सीजन कम होगी ये पोटेशियम चैनल को अपने आप ही इनहिबिट हो जाएगा। ऑक्सीजन कम है मतलब इनहिबिशन ऑफ पोटेशियम चैनल, मतलब पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा, यानी पोटेशियम अंदर ही रह गया। अंदर ही रह गया मतलब पॉजिटिविटी बढ़ गई। पॉजिटिविटी बढ़ते ही डीपोलराइजेशन हो जाएगी, यहाँ पे कुछ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे, और अल्टीमेटली यहाँ जो वेसिकल्स हैं वो एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी न्यूरोट्रांसमीटर की, और नर्व की फायरिंग कर देगा वो, ठीक है। पहली कंडीशन डिक्रीज इन PO2, समझ आ गया। दूसरी कंडीशन है CO2 बढ़ जाना। CO2 तो क्रॉस कर ही सकता है मेम्ब्रेन से, सबको पता है। तो अंदर जाके ये बना देगा H पॉजिटिव एंड बाइकार्ब। अब H पॉजिटिव भी इस चैनल को इनहिबिट कर सकता है, तो अल्टीमेटली सेम कहानी हो जाएगी, इनहिबिट पोटेशियम इफ्लक्स, डीपोलराइजेशन एंड फायरिंग। ओके, लास्ट है H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव एंटर कैसे करेगा, दैट इज द इशू। H पॉजिटिव डायरेक्टली क्या करता है, ये हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंजर होता है हमारे इन सेल्स पे। हाइड्रोजन एंटर कर जाएगा, पोटेशियम इफ्लक्स हो जाएगा, तो हाइड्रोजन एंटर करके इस चैनल को इनहिबिट कर देगा। तो इन 3 तरीकों से अल्टीमेटली क्या होता है, देयर इज इनहिबिशन ऑफ पोटेशियम चैनल्स एंड एक्टिवेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, जिसकी वजह से एक्सोसाइटोसिस होता है और नर्व की फायरिंग होती है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि क्या हुआ, देयर इज हाइपोक्सिया कंडीशन, हाइपरकैप्निया कंडीशन, या फिर लो pH। अब देखते हैं आगे ये नर्व क्या करेगी। तो ये हो गए कीमोरिसेप्टर, नर्व के थ्रू फायर हुए हैं, नर्व लेके जाएंगे मेडुला में, एंटीएस में, वहां स्टिमुलेट करेंगे ये डोर्सल ग्रुप न्यूरॉन को और स्टिमुलेट कर देंगे इंस्पिरेशन। इंस्पिरेटरी रेट इसीलिए बढ़ जाएगा, और इंस्पिरेटरी रेट हाइपर वेंटिलेशन होने से PO2 बढ़ जाएगा और PCO2 कम हो जाएगा। ये होता है कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, जो कि मैक्सिमम सेंसिटिव होता है PO2 लेस देन 60 mmHg पे, ठीक है, विच कैन इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन। और हाइपोक्सिया अगर हो रहा है, साथ में अगर CO2 भी है, तो स्टिमुलेशन और भी ज्यादा होगा ग्लोमस सेल का। नेक्स्ट है हाइपोक्सिया, डिक्रीज इन ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू, ठीक है। टाइप्स होते हैं इसके, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होता है जब हाइपोक्सिया हो, बाहरी PO2 कम हो, ठीक है, ब्लड में बाहर PO2 कम है, तो ऑक्सीजन डिलीवरी टिश्यूज में भी कम होनी है। कंडीशन क्या है, जैसे हाई एल्टीट्यूड, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, क्लोज चैम्बर में बैठे हो। अनीमिक हाइपोक्सिया क्या होता है, जब ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो रखी है, या तो वो हीमोग्लोबिन कम है, या फिर CO से बाउंड है वो हीमोग्लोबिन, या फिर मैथ हीमोग्लोबिन की फॉर्म में है, तो हीमोग्लोबिन फ्री नहीं है ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट है स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, यानी ब्लड फ्लो कम हो गया टिश्यूज के लिए, तो PO2 भी नॉर्मल है और ऑक्सीजनेशन यानी एडिक्वेट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, लेकिन टिश्यूज जो हैं दे डोंट गेट सप्लाई। जैसे हार्ट का फेलियर, मतलब हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही उनके पास, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, यानी ऑक्सीजन सब कुछ ठीक है लेकिन टिश्यूज यूज ही नहीं कर पा रहे उस ऑक्सीजन को, जैसे साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड है तो इनहिबिट कर देगा वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को, डिप्थीरिया में टॉक्सिन इनहिबिट कर देगा, तो इस तरीके से यूज नहीं हो पा रहा। तो साइन सिम्टम क्या आएंगे, साइनोसिस हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। साइनोसिस में क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन और मिकोजा, जिसमें रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है मोर देन 5 ग्राम, ठीक है। सेंट्रल साइनोसिस देखते हैं हम अराउंड लिप्स और टंग। सेंट्रल साइनोसिस हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया की वजह से होती है जब PO2 कम हो गया, ब्रोंकियल अस्थमा, कंजस्टिव हार्ट डिजीज, हाई एल्टीट्यूड। पेरिफेरल साइनोसिस देखते हैं हम फिंगर टिप, नेल बेड, ईयर लोब्यूल्स और नोज टिप पे स्टेगनेंट हाइपोक्सिया की वजह से, ठीक है। नो साइनोसिस हैपन्स इन अनीमिया और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, मतलब कोई इंक्रीज ही नहीं होगा रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन अनीमिया में, है ना, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कम है, रिड्यूस ज्यादा थोड़ी ना है, ठीक है। और हिस्टोटॉक्सिक सप्लाई में, सप्लाई हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में सप्लाई अफेक्टेड नहीं है, ठीक है, ऑप्टेक नहीं कर पा रहा, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो साइनोसिस नहीं होगा इसीलिए।
कुछ टॉपिक नोट्स में अवेलेबल हैं, मैं करवा नहीं रही हूँ यहाँ पे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रह गया, दैट इज नाइट्रोजन नार्कोसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, केजन्स डिजीज, डाइवर्स पैल्सी, डीकम्प्रेशन सिकनेस, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। जब भी डाइवर्स जो है वो डिसेंड कर रहे होते हैं सरफेस से नीचे की तरफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो नीचे प्रेशर इंक्रीज होता जाता है हर 10 मीटर पे +1 +2 +3। ठीक है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगी। ठीक है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब वॉल्यूम कम होगी तो वो डिजोल्व हो जाएगी, सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी गैसेस की, तो कंप्रेस होकर वो हमारी बॉडी में डिजोल्व होने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नाइट्रोजन का ज़्यादा अमाउंट है हमारी बॉडी में, तो नाइट्रोजन डिजोल्व होकर फैट्स में डिजोल्व होना शुरू कर देगी, तो यूफोरिया की कंडीशन हो जाएगी। डिजोल्व करेगी जब माइलिन में, तो हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, कोग्निशन कम हो जाएगा, मोटर प्लानिंग कम हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं डाइवर्स पैल्सी। ठीक है, ये होता है नाइट्रोजन नार्कोसिस के सिम्टम। तो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, वो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा उसे क्या करना है, उसे बाहर आना है या नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी क्या होती है कि ऑक्सीजन कंटेंट, ऑक्सीजन भी तो डिजोल्व होगी ना, तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट कर देगी वो, और फ्री रेडिकल से टिश्यू डैमेज करना शुरू कर देगी। लेकिन तो डाइवर्स को बाहर की तरफ आना चाहिए, तो डाइवर्स बाहर की तरफ आएंगे तो क्या होगा, जब वो बाहर की तरफ आएंगे तो सडनली डिजोल्व गैस जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, रिलीज होना, वो बबल्स बनाएगी या फिर एम्बोलाई बनाएगी। तो उससे क्या होगा, मसल्स में जब इकट्ठे होंगे वो बबल्स, तो बैंड्स, जॉइंट पेन, सिवियर जॉइंट पेन हो जाएगा, लंग्स में चॉकिंग हो सकती है, हार्ट में MI हो सकता है, ब्रेन में CVA अटैक्स हो सकते हैं, इस्कीमिया हो सकता है ना एम्बोलस की वजह से, तो डाइवर्स पैलिसी हो सकता है ना, एम्बोलस की वजह से डेथ हो सकते हैं। तो इसीलिए ट्रीटमेंट क्या है कि स्लोली उसे लेके आओ, पहली बात। दूसरी बात, उसे रिकम्प्रेस चैम्बर में डाल के फिर स्लोली डीकम्प्रेस करो, या फिर नाइट्रोजन की बजाय ऑक्सीजन हीलियम मिक्सचर को यूज करो। कुछ ब्रीदिंग पैटर्न आपको पता होने चाहिए। ये नॉर्मल ब्रीदिंग है, ये कम हो गया रेट तो ब्रेडिप्निया, फास्ट हो गया तो टैकिप्निया। बायोट्स ब्रीदिंग होती है, B फॉर बायोट्स, B फॉर ब्रेन इंसल्ट, मतलब नॉर्मल फिर एपनिया, फिर CO2 बढ़ जाएगा, फिर से वो स्टिमुलेट कर देगा, फिर नॉर्मल। ठीक है, ब्रेन इंसल्ट्स में काइनिस्टॉक ब्रीदिंग होती है, C फॉर काइनिस्टॉक, C फॉर कार्डिक प्रॉब्लम्स, MI हार्ट फेलियर में क्या होता है, इस तरीके का एक्सपीरियंस आता है, हाइपरनिया और फिर एपनिया, हाइपरनिया एपनिया। और हाइपरनिया का भी शेप होता है क्रेसेंडो, डेक्रेसेंडो। लास्ट है कॉस्मोल ब्रीदिंग, जो कि K फॉर कॉस्मोल, K फॉर कीटोएसिडोसिस, DK डायबिटीज में मिलती है। ये हाइपर वेंटिलेशन होगी, डीप होगी, डेप्थ और रेट बड़ा होगा। दैट्स इट। सो दैट्स ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। बहुत ही कम टाइम में हमने पूरा रेस्पिरेटरी कर लिया है। नोट्स में देख लेना, कुछ टॉपिक्स मैंने मिस किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग गाइज, बाय बाय।